एवं साथियों, ऋचा मैडम ने तो बहुत सारी बातें शायद मेरे बारे में कह दी हैं, लेकिन शायद मैं उस पर खरा उतर पाऊँ या ना उतर पाऊँ ये तो मुझे नहीं मालूम है। और यदि खरा नहीं उतरता हूँ तो खरा का ठीक उल्टा होता है राख, तो वो राख भी बन सकता है। तो इसीलिए ये एक बड़ी जद्दोजहद है और हम जिस लाइन पे चलते हैं उस लाइन पे दोनों चीज़ें बहुत आम होती हैं। और हम जब भी किसी चीज़ को आम कहते हैं या किसी चीज़ से हम अपना नाता जोड़ते हैं, और ख़ास करके जब हम गुणवत्ता से नाता जोड़ते हैं तो गुणवत्ता से नाता हमारा इसलिए भी होता है कि हमारे जीवन में लगातार गुणवत्ता उन्नयन होता चला गया है और हर क्षेत्र में गुणवत्ता का उन्नयन हुआ है और हर क्षेत्र में लगातार परिवर्तन होते गए हैं। और आज हम शिक्षा में उस दौर में हैं जहां जिसको हम ट्रांजिशन पीरियड कहते हैं, जहां पर हम ऐसे मुकाम पे खड़े हैं जहां पर एक ऐसी शिक्षा को हमें वर्ण करने की आवश्यकता है जो कि पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई है। और उस शिक्षा व्यवस्था से हम आते हैं जो शिक्षा व्यवस्था पूरे के पूरे इस विश्व में भारत को एक पर्याय मानकर, विश्व गुरु मानकर जिस शिक्षा को हम कहीं ना कहीं से प्राप्त किए थे। तो ऐसे दो राह पे हम खड़े हैं कि हमें कौन से राह में जाने की जरूरत है और प्रेजेंटेशन उस राह में जाने की जरूरत है। तो आज प्रेजेंटेशन का मेरा जो विषय है वो है इनोवेटिंग एजुकेशनल रिफॉर्म्स। ओवेशन जो होता है, ओवेशन अंग्रेजी में होता है जब आप लोगों के लिए तालियां बजाते हैं, तब वो ओवेशन होता है, जिसको हम स्टैंडिंग ओवेशन कहते हैं, खड़े होकर लोगों के लिए ताली बजाते हैं। जब मैं इनोवेशन की बात करता हूं तो ये जो ओवेशन है ये इन होना चाहिए, अंदर से निकलना चाहिए, अंदर से अपने आप के लिए ताली बजाना चाहिए। और भारत वो भूमि है जहां पर हम कहते हैं दूसरों के जय के पहले खुद की जय कहोगे। तो हम खुद की जय कभी नहीं कहते, खुद के लिए ताली नहीं बजाते, लेकिन हम लोगों के लिए न जाने कितनी तालियां बजाते हैं। तो इसलिए रोज सुबह उठकर अपने लिए भी ताली बजाना चाहिए और रात को सोते समय भी अपने लिए ताली बजाने लायक हम काम कर जाएं ताकि हमारी ताली हमारे लिए भी हो सके। वो इनोवेशन है। तो इसीलिए इनोवेटिंग एजुकेशनल रिफॉर्म्स, हम एजुकेशनल रिफॉर्म्स को कैसे इनोवेट करें और उसके बाद एजुकेट कैसे करें लोगों को कि ताकि वो इनोवेशनल रिफॉर्म्स की ओर जा सके। तो मेरी जो टर्मिनोलॉजी यहाँ पर मैंने यूज की है वो टर्मिनोलॉजी में आप देखेंगे इनोवेटिंग एजुकेशनल रिफॉर्म्स है और यहाँ पर एजुकेटिंग फॉर इनोवेशनल रिफॉर्म्स है। तो आज की इस कार्यशाला में मैं अपने वक्तव्य को आपके साथ, मैं अपने विचारों को आपके साथ केवल साझा कर रहा हूँ, कोई आपको सलाह मशवरा नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैंने जो कुछ अनुभव किया है इतने सालों में वो अनुभव आपके साथ साझा होने हैं। और वो अनुभव में ये है कि हमारे यहाँ जो गुरु शिष्य परंपरा है उस गुरु शिष्य परंपरा में सबसे बड़ा ये था कि होलिस्टिक डेवलपमेंट को बढ़ाना था, एक सर्वांगीण विकास को बढ़ाना था। और सर्वांगीण विकास इस बारे में था कि व्यक्ति जो है वो लाइफ स्किल्स के साथ अपने आप को जोड़ सके, वो जो शिक्षा प्राप्त कर रहा है वो उसके जीविकोपार्जन का साधन बन सके, वो शिक्षा जो प्राप्त कर रहा है वो उसको आगे बढ़ने का मौका दे सके, वो जो शिक्षा प्राप्त कर रहा है उसमें वो फूल की भांति उसके सारे के सारे पेटल्स या पंखुड़ियां जो हैं वो खुल के बाहर आ सके। और इसीलिए ये जो डाइवर्स पेडागॉजीज जो हमने यूज किए थे उसमें ये था कि एक्सपोजर टू रियल एक्सपीरियंस, जहां पर उसको रियलिटी के साथ हम एक्सपीरियंस करा सके, हैंड्स ऑन लर्निंग एक्सपीरियंस करा सके उसको, और साथ ही साथ हम वैल्यू बेस्ड लर्निंग करा सके। बहुत सारे महाविद्यालयों में वैल्यू एडेड कोर्सेज भी इसी नाते प्रारंभ हुए थे और प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच भी हमने नाइट में किया था, रोल प्लेस मेमोराइजेशन भी किया और डिसिमिनेशन थ्रू डिबेट और डिस्कशन, इसको भी हमने आगे बढ़ाया था। ये हमारी एक तरीके की प्रक्रिया थी जो हम लेकर चले। लेकिन जैसे ही एनईपी 2020 आया तो एनईपी 2020 ने ये कहा कि ट्रेडिशनल मोड ऑफ टीचिंग जो है उसको हम टेक्नोलॉजी के साथ ब्लेंड कर देते हैं। और आज का ये सेमिनार हमारा ब्लेंडेड मोड पे है। आप यहाँ पर फिजिकल रूप में हैं, बहुत सारे लोग जूम पे यहाँ पर जुड़े हुए हैं ब्लेंडेड मोड पे, और जब तक ब्लेंडिंग नहीं होगी तब तक बी हटा दीजिए, लैंडिंग नहीं होगी। तो आप ब्लेंड नहीं कर पाएंगे जब तक आप ब्लेंड नहीं करेंगे, और यदि आप ब्लेंड नहीं करते हैं, लैंड नहीं करते हैं, तो बी भी हटा दीजिए, एल भी हटा दीजिए, बचता है एंड। तो एजुकेशन को यदि एंड करना है तो आप कोई भी तरीका मत अपनाइए, लेकिन एजुकेशन को आपको आगे बढ़ाना है तो आपको ब्लेंड करना पड़ेगा, आपको लैंड करना पड़ेगा, तब जाके एजुकेशन हम अपहोल्ड कर पाएंगे। और इसीलिए इसका एम ये था कि सारे के सारे प्रक्रिया में टीचर्स को और स्टूडेंट्स को ओवरहॉल करने की जरूरत है। ओवरहॉलिंग इसलिए भी जरूरी है ताकि ओवरहॉलिंग में हम मोर एक्सपीरियंशियल हो सके, हम होलिस्टिक की ओर जा सके, हमारी शिक्षा जो है वो इंटीग्रेटेड पद्धति में जा सके, इंक्वायरी ड्रिवन। ऋग्वेद में कहा गया था कि इंक्वायरी इज द हाईएस्ट विजडम। यदि किसी से कोई चीज
चीज आप पूछते हैं तो उससे बड़ा विजडम कुछ होता ही नहीं है। इसलिए लगातार जानने की प्रक्रिया, हम अपना बच्चा जो होता है बहुत छोटा सा होता है। आज एक छोटा सा बच्चा स्टेज पर था, उस छोटे से बच्चे में जैसे ही थोड़ी देर आती है और जैसी चेतना उसकी जागृत होती है, वो बहुत सारे प्रश्न करने लगता है और ऐसे ऐसे प्रश्न करता है जिसका उत्तर हमारे पास होता ही नहीं है। वही इंक्वायरी है और उसकी इंक्वायरी से लगातार हम परेशान होते होते उसका मुंह बंद करा देते हैं, शटअप कर देते हैं। और बहुत पहले एक एडवर्टाइजमेंट आता था क्लोरमिंट का, जिसमें वो बच्चा कुछ पूछता था और टीचर कहता था ये झापड़ मार के दोबारा मत पूछ। तो हम लोग उस प्रक्रिया के अंतर्गत या तो हिटलर हो गए हैं या तो मुसोलिनी हो गए हैं और हम कहते हैं कि हमारी क्लास में पिन ड्रॉप साइलेंस होता है, तो वो एजुकेशन नहीं होता, वो ग्रेवयार्ड होता है जहां पर पिन ड्रॉप साइलेंस होता है। जहां एजुकेशन होता है वहां टू वे प्रोसेस होता है और शिक्षा यदि इधर से जाती है तो शिक्षा उधर से आती है। और इसलिए ओशो ने भी कहा था कि एक स्टूडेंट को एक स्पॉन्ज के जैसा होना चाहिए और टीचर जो कह रहा है उसको वो एब्जॉर्ब कर ले। अब जब टीचर उस स्पॉन्ज को लेके स्क्वीज करे या निचोड़े तो टीचर ने जो जो कहा है वो सब निकल जाना चाहिए, वो असली शिक्षा है। तो हमें उस तरीके की शिक्षा पद्धति को अपनाने की जरूरत है जिसमें डिस्कशन बेस्ड हो और विभिन्न प्रकार के मत आ सके। मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं होने चाहिए और मतभेद जब जब होते हैं तब तब शिक्षा में केवल और केवल उन्नति होती है। और वही 21st सेंचुरी का ट्रेड्स है कि 21st सेंचुरी में हमको फॉरवर्ड थिंकिंग भी अपनानी है, साथ ही सोशल और रेलेवेंट होने के साथ साथ हमें लाइफ लॉन्ग लर्निंग करनी है। हम एक टीचर अपने आप को मान लेते हैं लेकिन एक टीचर तब तक टीचर नहीं होता जब तक वो लाइफ लॉन्ग लर्नर नहीं होता। इसलिए लर्न भी बहुत अच्छा शब्द है। बच्चों को यह भी बताने की जरूरत है जब बच्चा लर्न करता है तभी वो एल को हटा दीजिए, बच्चा क्या अर्न कर सकता है। जब तक वो लर्न नहीं करेगा तब तक वो अर्न ही नहीं कर पाएगा। तो इसलिए लर्निंग इज द प्राइमरी स्टेज फॉर एवरी अर्निंग, वो भी हमें बच्चों को बताने की जरूरत है। और फ्लिप क्लासरूम, फ्लिप क्लासरूम में यह होगा कि हम किस तरीके से जो क्लासरूम में एक्टिविटी करते थे उन सारे एक्टिविटी को बैक एट होम करेंगे और होम में जो होमवर्क होता था उसको उठा के हम क्लास में ले आएंगे। केवल ये होगा कि ये क्लासरूम है और बैक में जो है वो मेरा घर है। अब वो फ्लिप हो जाएगा तो घर का काम जो होगा वो क्लासरूम में हो जाएगा और क्लासरूम का काम घर पे हो जाएगा और एक्टिविटी एंगेज हो और कोलैबोरेटिव हो। इसके साथ साथ एनईपी ये भी कहता है कि डेवलपमेंट जो है वो पूरा का पूरा वेल राउंडेड डेवलपमेंट हो ताकि 21st सेंचुरी के स्किल्स को हम अपने स्टूडेंट्स में इनकॉर्पोरेट कर सके। और ये 21st सेंचुरी का फ्रेमवर्क है। इस फ्रेमवर्क में भी आप देख पाते हैं तो लर्निंग एंड इनोवेटिंग स्किल्स है जिसमें 4 सी बड़े इंपॉर्टेंट है। एक है क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन और क्रिएटिविटी। हम पूरे के पूरे नैक में पूरे के पूरे प्रोजेक्ट में यदि आप क्वालिटेटिव मैट्रिक्स लेते हैं या क्वांटिटेटिव मैट्रिक्स लेते हैं उसमें भी पूछता है कि कितने ऐसे वर्कशॉप्स आपने कम्युनिकेशन पे कराए, कितने आपके कोलैबोरेशन है, कितना हम क्रिटिकल थिंकिंग कर पाते हैं और कितनी हम में क्रिएटिविटी है। हम अपने स्टूडेंट्स के लिए क्रिएटिव कॉर्नर भी बना देते हैं नैक को दिखाने के लिए, लेकिन उसके बाद वो क्रिएटिव कॉर्नर जो है वो सस्टेन नहीं करता। हमें एसडीजी अपनाने की जरूरत है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अपनाने की जरूरत है ताकि आज जो महाविद्यालय ग्रेड पाया है वो ग्रेड आगे चल के बढ़े और न भी बढ़े तो कम से कम सस्टेन तो कर सके उस ग्रेड को हम। ये बड़ी चुनौती है क्योंकि एक बार महाविद्यालय का ग्रेड हो जाना या एक बार महाविद्यालय को एक्रेडिटेड हो जाना बहुत आसान है, लेकिन उस ग्रेड को मेंटेन करना। मेरे सामने RN सिंह सर बैठे हैं, A+ ग्रेडेड अकेला गवर्नमेंट कॉलेज को A+ ग्रेड को आगे बढ़ाने और उसको सस्टेन करने में कितनी एड़ी चोटी की जोर लगी होगी शायद वो और उनका पूरा स्टाफ जानता है जो इतने सालों से लगे थे। तो इसलिए एक सतत प्रक्रिया के अंतर्गत हमें करने की जरूरत है जहां पर इंफॉर्मेशन मीडिया, यहां पर इसकी भी जरूरत है, लाइफ एंड करियर स्किल्स और सबके बेस में स्टैंडर्ड मेंटेन करना है असेसमेंट का, करिकुलम को लगातार चेंज करना है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन को चेंज करना है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट जिसको हम हमेशा कहते हैं CPD, कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ये हमें हर फैकल्टी का करना है, टीचिंग का करना है, नॉन टीचिंग का करना है और खास करके हमारे स्टूडेंट्स का करना है और लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। किसी ने यह भी कहा था कि you cannot teach anyone and you cannot be a teacher because you are not a teacher in the world of Google and Wikipedia where everything is available on the fingertips of a student and the student can challenge you. Whatever knowledge you have may not be there in the Google or in the Wikipedia, and Wikipedia
Wikipedia and Google, they are giving much more knowledge than what you have said. Then what is the use of a teacher? तो यहाँ टीचर की रोल जो है इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि टीचर जो है एक लर्निंग एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकता है, एक इनोवेटिव इकोसिस्टम क्रिएट कर सकता है जो ये टेक्नोलॉजी कभी क्रिएट नहीं कर पाएगा। उसमें टीचर की बहुत बड़ी भूमिका है। और ये टेक्नोलॉजी जो है ये इंटेलिजेंट क्वोशंट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे चल सकता है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी कभी भी इमोशनल इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस या स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस या स्पिरिचुअल क्वोशंट पे नहीं चल सकता। वो केवल और केवल टीचर के पास होता है। इसलिए टेक्नोलॉजी को आप 22nd नहीं 30th सेंचुरी में भी ले जाइए, बट द टीचर्स विल नेवर बी रिप्लेस्ड बाय दीस टेक्नोलॉजीज। टेक्नोलॉजीज विल बी जस्ट अ टूल इन द हैंड्स ऑफ अ टीचर, बट टेक्नोलॉजी कैन नॉट बिकम द मास्टर ऑफ द टीचर्स। सो वी आर मास्टरिंग टेक्नोलॉजी। हम वो लोग हैं जो टेक्नोलॉजी को लगातार मास्टर करते चले जा रहे हैं, और इसलिए 21st सेंचुरी स्किल्स में कहता है कि क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करने की जरूरत है, साथ ही साथ कम्युनिकेशन को डेवलप करने की जरूरत है। और जब मैं कम्युनिकेशन की बात करता हूं तो बात अंग्रेजी की नहीं होती। कम्युनिकेशन का मतलब होता है संप्रेषण करना, और संप्रेषण के लिए भाषा माध्यम है। तो भाषा के रूप में सितंबर का महीना है, हिंदी सर्वोपरि होनी चाहिए। हिंदी राजभाषा, राष्ट्रभाषा के रूप में हर एक व्यक्ति के मुखारबिंद से लोगों के सामने प्रस्फुटित भी होनी चाहिए। हम अपनी भावनाओं को, अपनी चीजों को और अपने विषय के बारे में जो जानकारी है उसको हिंदी में भी अभिव्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, तो वो हमारा कम्युनिकेशन है। और कम्युनिकेशन कदापि ये तात्पर्य नहीं है कि केवल वार्तालाप अंग्रेजी में होना चाहिए। और इसीलिए उसके साथ साथ क्रिएटिविटी करने की जरूरत है कि जो हमारे पास उपलब्ध संसाधन हैं, उन उपलब्ध संसाधनों में क्रिएटिविटी कैसे हो सकती है। जो आप फ्रिज खरीदते हैं या कूलर खरीदते हैं या कंप्यूटर खरीदते हैं, उसके साथ में जो थर्मोकोल आता है, और उस थर्मोकोल में यदि आप मान लीजिए वेलवेट पेपर लगा देते हैं और उसमें जो खाने रहते हैं उसी से आप पेन स्टैंड भी बना सकते हैं बहुत अच्छा, वो भी एक क्रिएटिविटी है। और वो फ्रिज खरीदते हैं, उसका जो फ्रेम आता है उसको भी आप लगा के एक जगह टांग के एक कम से कम फोटोग्राफ का एक आप उसका कम से कम एक बैनर जैसा बना सकते हैं, चारों ओर का आवरण बना सकते हैं, एक कवर बना सकते हैं, वो भी क्रिएटिविटी हो सकती है। और कोलैबोरेशन लगातार करने की जरूरत है। कोलैबोरेशन का ये मतलब नहीं कि आप किसी बहुत इंटरनेशनल लेवल की या नेशनल लेवल के साथ कोलैबोरेशन करें। कोलैबोरेशन हमें करना चाहिए हमारे पास उपलब्ध जिला पंचायत या जनपद पंचायत के साथ, सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ, हमारे आसपास में स्थित विद्यालयों के साथ, आसपास में स्थित महाविद्यालयों के साथ। और जब पीएम कुशल का प्रोजेक्ट आप भर रहे हैं तो वहां भी पूछता है आपका लिंकेज कहां है, और उस लिंकेज में भी ये होना चाहिए कि हमारा लिंकेज किसी इंस्टीट्यूशन के साथ अप्रेंटिसशिप में है, किसी इंस्टीट्यूशन के साथ रिसर्च में है, किसी इंस्टीट्यूशन के साथ हमारा जो इंटर्नशिप है वो दूसरे मामले में है। तो हमें भी वो कोलैबोरेशन उस तरीके से करने की जरूरत है। और एक माइंडसेट होना चाहिए ग्रोथ का। आज का माइंडसेट हमारा 19th सेंचुरी का है, और आज हम 20th सेंचुरी में 21st सेंचुरी के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं। हमारे स्टूडेंट 21st सेंचुरी के हैं और हमारा माइंडसेट 19th सेंचुरी का है, और सिलेबस हमारा 20th सेंचुरी का है। 20th सेंचुरी का सिलेबस 21st सेंचुरी के लिए कहां एप्लीकेबल होगा। तो इसलिए ग्रोइंग जो माइंड है, वो ग्रोइंग माइंड को हमें नर्चर करने की जरूरत है, और नर्चर करने के लिए उस तरीके का नेचर डेवलप करना पड़ेगा, तब जाके वो नर्चर हो पाएगा। और इसीलिए क्रिटिकल थिंकिंग बहुत आवश्यक है। हम जब क्रिटिकल थिंकिंग की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग जब क्रिटिसाइज करते हैं तो हम बड़े परेशान हो जाते हैं कि लोग मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हम उसी धरा के वासी हैं जहां कबीर ने कहा था, निंदक नियरे राखिए आंगन कोटी छपाए। वो निंदा करने वाला जब तक नहीं होगा तब तक उन्नति नहीं होगी। क्रिटिक इतना क्रिटिक किया चंद्रयान 2 पे कि भारत जो है फेल हो गया, तभी जाके वो क्रिटिसिज्म जो है वो चंद्रयान 3 में सफल हो पाया। और वो क्रिटिक नहीं होते तो आइंस्टीन भी नहीं होता। E = mc²। जब आइंस्टीन से पूछा गया कि आपकी सफलता का श्रेय आप किसको देना चाहते हैं, तो आइंस्टीन ने कहा वो सारे क्रिटिक्स को, वो सारे लोग जो कह रहे थे आइंस्टीन तू ये कर नहीं सकता और मैं ये करके दिखा दिया, तो इसलिए श्रेय उनको है जो मुझे ये कह रहे थे कि तुम ये नहीं कर सकते। इसलिए जो टांग खींचते हैं उनको आप टांग दूसरे तरीके से करिए, इतना बल लगाइए कि जो टांग खींच रहा है उसको भी आप अपने टांग के बल पे ऊपर उठा लीजिए। इतना बल तो आपके अंदर में उस क्रिटिसिज्म से आना चाहिए, ये नहीं कि आप उसके सामने सकम कर रहे हैं। इसीलिए शिक्षा पद्धति में जो हमारा कॉमनली साइटेड जो हमारा 21st सेंचुरी स्किल्स है, बहुत सारे स्किल्स ये 21st सेंचुरी स्किल्स है, और लोग पूछते हैं कि 21st सेंचुरी स्किल्स में करना क्या है। इन सारे स्किल्स पे आप वैल्यू एडेड कोर्स कर सकते
सकते हैं। हर एक स्किल अपने आप में बहुत है और इन सारे स्किल्स को मिलाएंगे तो ये सारे के सारे स्किल्स जो है वे 21st सेंचुरी के स्किल्स हैं। और ये स्किल्स में है एक कॉग्निटिव स्किल भी है, डिजिटल स्किल भी है, इंटरपर्सनल भी है और इंट्रापर्सनल भी है। तो ये चारों यदि पिलर्स यदि आप बना लेते हैं तो एक बढ़िया उसके लिए एक चबूतरा बन सकता है जो कि हमारे स्टूडेंट को जो हमारा ट्रेडिशनल मोड ऑफ टीचिंग है उससे वो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजिकल मोड ऑफ टीचिंग में ले जाने का प्रयास करता है। तो इसलिए 21st सेंचुरी स्किल्स को हमें न केवल आत्मसात करना है बल्कि अपने अंदर में वो परिवर्तन खुद लाना है। गांधी जी ने कहा था परिवर्तन की आशा और अपेक्षा तब करना जब आपके अंदर में वो परिवर्तन दृष्टिगोचर होने लगेगा। तो वो परिवर्तन के लिए हमें भी अपने साथ मिलना पड़ेगा। एक बहुत अच्छा एडवर्टाइजमेंट आता है एक साबुन का, रिन का, सफेदी की झंकार, और वो ऐसे देखता है उसका ये वाला पार्ट जो शर्ट का रहता है वो सफेद हो गया रहता है। मतलब परिवर्तन मेरे अंदर से होकर गुजरना चाहिए, न कि मेरे बाएं दाएं सामने या पीछे या ऊपर या नीचे से नहीं होना चाहिए। और इसीलिए परिवर्तन के अंदर मैं भी परिवर्तित हो सकूं वो एक प्रेरणा हमारे अंदर स्वयं जागृत करने की होगी। और इसीलिए मोटिवेशन जो है वो एक्सटर्नल ना होके इंटरनल मोटिवेशन होना चाहिए। मुझे अपने आप को मोटिवेट करना चाहिए और मोटिवेट जब मैं कहता हूं तो मेरा मोटिव होता है एविएट करने का। इसीलिए हमारे यहाँ भारत सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन बना है जो नागरिक उड्डयन। तो मेरा मोटिव जो है वो हमेशा एविएशन का है, आगे बढ़ने का है। और आगे बढ़ना उन सारे लोगों को लेके जो मेरे साथ हैं, हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट भी हो सके और साथ ही साथ उसका वर्टिकल मूवमेंट भी हो सके ताकि मैं सारे लोगों को लेके चलूं। वरना मैं अकेला चला तो पता चला कि ताली बजाने वाला भी कोई पीछे नहीं रहा। इसलिए सारे लोगों को साथ लेके चलना है। और इसलिए 21st सेंचुरी का स्किल मैटर क्यों करता है? क्योंकि ये एक ड्राइविंग फोर्स है सक्सेस के लिए और ये बहुत जरूरी है करियर रेडीनेस के लिए। हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं जो आज भी तैयार नहीं हो पाए हैं। अभी मैं एमएसएमई के डीजीएम आए थे, उनसे बात कर रहा था। हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट इज नॉट अ प्रॉब्लम बट एम्प्लॉयबिलिटी इज अ प्रॉब्लम। कि हमारे यहाँ के बच्चे जो हैं वो एम्प्लॉयमेंट के लायक एबल नहीं है, उनमें वो एबिलिटी नहीं है। इसलिए एम्प्लॉयबिलिटी प्रॉब्लम है, एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम नहीं है। और यदि एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम होता तो एक ही व्यक्ति को हर जगह नौकरी क्यों मिलती, 10 नौकरी क्यों मिलती? और एक व्यक्ति रगड़ रहा है जूते लेकिन उसको नौकरी नहीं मिल पा रही है। तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को उस नौकरी के लायक सक्षम नहीं कर पाया है, सुदृढ़ नहीं कर पाया है, समर्थ नहीं कर पाया है या अपने आप को उसके साथ वो जोड़ नहीं पाया है। इसीलिए तीसरा होता है कि न्यू चैलेंजेस हमारे यहाँ सोशल सिचुएशन में है और सबसे ज्यादा सोशल मीडिया। इस सोशल मीडिया को न जाने इतने सारे चैलेंजेस हमारे सामने लाती है और इस सोशल मीडिया को हमें टैप करने की जरूरत है। आज के डेट पे लिटरेट वो व्यक्ति है जो ट्विटर भी चला लेता है, फेसबुक चला लेता है, इंस्टाग्राम चला लेता है, ब्लॉग बना लेता है, वेबसाइट को चला लेता है और सारे काम कंप्यूटर पे कर लेता है। वो व्यक्ति लिटरेट है। वो व्यक्ति लिटरेट नहीं है जिसके पास डिग्रियां हैं लेकिन वो टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर पाता। सो द पर्सन हु इज नॉट गोइंग टू यूज द टेक्नोलॉजी विल बिकम इलिटरेट एंड द पर्सन हु इज यूजिंग द technology in a very sound way will become the literate person. So literate और illiterate की परिभाषाएं भी लगातार हमारे समाज में बदलती चली जा रही है और स्टूडेंट को ये भी करना है कि कैसे वो लर्न करें, how to make them to learn better, ये भी हमको क्रिएट करना है। और how to apply the facts, सबसे पहला ये है कि एप्लीकेशन ओरिएंटेड सिस्टम को हमें करने की जरूरत है। और फंडामेंटल लाइफ स्किल्स जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने भी फंडामेंटल स्किल्स में कहा था डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये फंडामेंटल स्किल्स हैं। क्रिएटिव थिंकिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग है, कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स, सेल्फ अवेयरनेस एंड एम्पैथी एंड कोपिंग विद इमोशन एंड स्ट्रेस। हम स्ट्रेस मैनेजमेंट की कोर्सेज चलाते हैं। स्ट्रेस क्यों हो रहा है? क्योंकि लगातार हमारे पास ऐसा हो रहा है कि हम लगातार बहुत सारी चीजों से वाकिफ हैं और एक बच्चा जो रहता है उसको स्ट्रेस न केवल अपने आप का रहता है बल्कि उसको स्ट्रेस तो उसके पेरेंट्स का सबसे पहले रहता है, नेबर्स का रहता है, स्कूल या कॉलेज में जाता है तो टीचर्स का रहता है और उसके आसपास के माहौल में रहता है। उस स्ट्रेस को वो कैसे कोप अप करे, कैसे मेंटेन करे। और इसीलिए 21st सेंचुरी स्किल्स फॉर 21st सेंचुरी नीड्स। इसीलिए हमने कहा ही था कि जितने भी हमारे वैल्यू एडेड कोर्सेज होंगे वो नीड और डिमांड ऑफ द स्टूडेंट्स के अनुसार होना चाहिए। ये नहीं कि घनश्याम ने चाहा कि सॉफ्ट स्किल्स पे एक कोर्स खोल दिया जाए तो वो कोर्स वैल्यू एडेड कोर्स चालू हो गया। नहीं, सॉफ्ट स्किल्स पे कितने बच्चे कोर्स करने को तैयार हैं वो एक जनमत संग्रह हमारे पास आना चाहिए, विद्यार्थियों का संग्रह आना चाहिए कि 400 बच्चे सॉफ्ट स्किल्स पे कोर्स करने को तैयार हैं तो हमने वैल्यू एडेड कोर्स का फर्स्ट एडिशन, सेकंड एडिशन, थर्ड एडिशन, फोर्थ एडिशन हमारे सीट्स के हिसाब से
हमने निकाला। सो हमने जो निकाला वो 21st सेंचुरी के जो नीड्स थे उस नीड्स को हमने फुलफिल करने का एक प्रयास किया, और इसीलिए एजुकेशन फॉर ऑल है तो ऑल फॉर एजुकेशन भी होना चाहिए, तब जाके ये एक परिवर्तन आ सकता है। जो अभी कमिश्नर मैडम ने कहा कि मुझे बहुत खुशी हो रही है, आंकड़ों से नहीं बल्कि इतने सारे महाविद्यालय नैक के मूल्यांकन में गए, और सबसे बड़ी चीज जो छत्तीसगढ़ में हुई वो ये हुआ कि हमने नैक का जो फियर था उसको हमने टियर कर दिया, और वो टीयर हमने ऐसा किया था, फाड़ दिया था। और यदि वो नैक पहले हमारे आंखों से टीयर्स निकालता था, आज वो आंखों का टीयर्स नहीं हुआ, हमने उसको टीयर कर दिया क्योंकि हमारा फियर ही खत्म हो गया, और आज उस नैक को कराने के लिए हम सब में नैक आ गया है। एक NAAC नैक होता है और एक KNAC के नैक होता है। उस KNAC के नैक का मतलब होता है एबिलिटी आ गई है, हम सब में वो एबिलिटी आ गई है कि हम सब में नैक है कि हम नैक करा सकते हैं। तो वो जो चेंजेस लगातार होते चले जा रहे हैं, वो चेंजेस भी इस बात का द्योतक हैं कि हम टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को ले आए। और ग्रेजुएट ऑफ 21st सेंचुरी को क्या होना चाहिए? ग्रेजुएट ऑफ 21st सेंचुरी को होना चाहिए एक डायनामिक लीडर होना चाहिए। लोगों ने मुझसे पूछा लीडर किसे कहते हैं? मैंने कहा लीडर खुद कहता है लीड विदाउट डर इज लीडर। जो बिना डर के लीड करता है वही लीडर है। उसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों का समावेश है, क्योंकि हम पूरी तरीके से तो अंग्रेजी बोल पाते हैं, पूरी तरीके से तो हिंदी बोल पाते हैं। हम जो बोलते हैं वो इंग्लिश है, तो इंग्लिश का मीनिंग भी यहाँ पर लीडर है कि बिना डर के जो लीड कर लेता है, और सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए। मैं अभी बात भी कर रहा था कि इंटरनल मोटिवेशन, एक्सटर्नल मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेटेड हो, स्किल्ड कम्युनिकेटर हो। और स्किल भी बहुत अच्छा वर्ड है, यदि उसमें स्किल नहीं होगा तो सोसाइटी उसको किल करेगी, और किल में से के भी हटा दीजिए वो इल हो जाएगा। तो इल वाले व्यक्ति को किल हम करते हैं क्योंकि उसमें होता नहीं है स्किल। तो हमें उन स्टूडेंट्स में लगातार स्किल भी डेवलप करने की जरूरत है। और उसके बाद उसमें सर्विस ओरिएंटेड, हम कहते हैं हम शासकीय सेवा में हैं, सर्विस तो हमारी सेवा है, शासकीय नौकरी नहीं है, ये नौकरी नहीं है बल्कि सेवा है। एक सेवा भाव के साथ काम करने की जरूरत है। मैं शासकीय नौकरी में हूं मैं कभी नहीं कहता, मैं हमेशा कहता हूं मैं शासकीय सेवा में हूं और ये मेरा सेवा है। मैं नौकर किसी का नहीं हूं, मैं नौकर अपने आप का हूं। शासकीय सेवा में मैं अपने समय के साथ मुझे जो ज्ञान प्राप्त है उसको मैं एक सेवक के रूप में उन तक पहुंचाने का काम कर रहा हूं। तो वो एक सर्विस ओरिएंटेड स्किल भी हमारे अंदर आनी चाहिए और फ्यूचर रेडी होना चाहिए। रेडीनेस क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन ने छत्तीसगढ़ से पूछा था कि फ्यूचर रेडीनेस आपका क्या है, फ्यूचर रेडीनेस आपकी NEP 2020 को लेकर क्या है, छत्तीसगढ़ को आने वाले 5 सालों में आप कहां पर देखते हैं, वो आपका फ्यूचर रेडीनेस है। तो बच्चा हमारे यहाँ जब एडमिशन फर्स्ट ईयर में लेता है तो यदि वो फाइनल ईयर तक करता है 3 साल में या PG करता है 5 साल में, तो उसका फ्यूचर रेडीनेस कहां पर जाता है उसको लेकर। इसलिए 21st सेंचुरी की लर्निंग स्ट्रेटेजी में ये है कि स्टाफ को उसकी कैपेसिटी से हमें अवगत कराना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल उसी तरीके से कि महाविद्यालय को जांबवंत की भूमिका निभानी चाहिए और पूरा का पूरा स्टाफ जो है वो हनुमान है और हनुमान के पास वो ताकत है। केवल और केवल बताने की ये जरूरत है जांबवंत को कि हनुमान तुम्हारे पास ताकत कितनी है। तो विभाग को जांबवंत की भूमिका में उन सारे हनुमानों को तैयार करने की जरूरत है और स्ट्रैटेजीज जो टीचर्स को सपोर्ट करने की है वो करने की जरूरत है। कोलैबोरेटिव लर्निंग करिए, कोलैबोरेटिव थिंकिंग करिए, कोलैबोरेटिव रिसर्च पेपर करिए। क्यों जरूरी है कि साइंस वाले ही 4 लोग मिलकर रिसर्च पेपर लिखें, आर्ट्स वाले भी तो 4 लोग मिलकर रिसर्च पेपर कंबाइन लिख सकते हैं, कॉमर्स वाले भी लिख सकते हैं। और आजकल तो इंटरडिसिप्लिनरी और मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च चल रहा है जहां पर एक व्यक्ति उसको लिखता है, एक व्यक्ति एनालिसिस करता है, एक व्यक्ति रिपोर्ट जनरेट करता है, एक व्यक्ति उसका रेफरेंसेस खोजता है। तो 4 लोगों को मिलकर यदि एक पेपर बन सकता है तो वो भी हमारी बिल्डिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करता है और 21st सेंचुरी लर्निंग स्किल्स को लगातार एक्सेस करने की जरूरत है। और आज के डेट में जितना हमारे पास ये मीडिया उपलब्ध है, टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, उतनी तो पहले कभी उपलब्ध नहीं थी। जो पुराने लोग रिसर्च किए उनको फोटोकॉपियर में 1 या 2 पेज फोटोकॉपी कराने की अनुमति मिलती थी और आज तो सारा का सारा डिजिटलाइज कंटेंट हमारे पास हमारे मोबाइल पे है। जो धीरूभाई अंबानी बहुत पहले कहते थे कर लो दुनिया मुट्ठी में, आज दुनिया वाकई में हमारे मुट्ठी में है। हम पेमेंट भी मुट्ठी से ही कर देते हैं। तो ऐसे स्थिति में हमको एजुकेटर्स को इक्विप करने की जरूरत है कि वो डेटा को उपयोग कर पाएं, सही डेटा का उपयोग कर पाएं और उस डेटा के साथ एनालिसिस सही कर पाएं। इसीलिए पेडागॉजिकल प्रैक्टिसेस में ये है कि पेडागॉजी जो है वो डिटरमाइन करता है हमारे लर्निंग एक्सपीरियंस को और वो एम्फेसिस को इंक्रीज करता है कि कैसे हम टीचर और टॉट
इन दोनों के बीच में एक बहुत अच्छा एमिकेबल रिलेशनशिप डेवलप कर सके और टीचर्स जो है उसको हम लगातार ट्रेन करते रहें, क्योंकि टीचर जब तक ट्रेन नहीं होगा तब तक वो टीचर न तो अपने आप को अपडेट कर पाएगा, न तो अपने आप को अपग्रेड कर पाएगा, न तो अपने आप को अपलिफ्ट कर पाएगा। और जब टीचर अपग्रेडेड, अपडेटेड, अपलिफ्टेड नहीं होगा तो एजुकेशन को कभी वो अपहोल्ड नहीं कर पाएगा। तो इसलिए एजुकेशन को अपहोल्ड करने के लिए हम सारे लोगों को लगातार चेंज लाने की जरूरत है। और एनईपी 2020 इसलिए लर्नर कैन रिलेट व्हाट इज टॉट इन द क्लास विद द मल्टीपल परसेप्शंस एंड रियलिटीज दे एक्सपीरियंस। इसलिए एक्सपीरियंशियल लर्निंग की नैक ने बात की थी। नैक इसलिए कहता था एक्सपीरियंशियल लर्निंग, पार्टिसिपेटिव लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग वो क्यों कहता है और क्रॉस कटिंग इश्यूज की क्यों बात करता है, ताकि हम टेक्नोलॉजी के साथ, जहां टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड क्लासेस हैं, उसको हम आत्मसात कर सके। और पेडागॉजी जो है वो ये है कि डायनामिक इन नेचर और ये वैरी करता है। आज जिस क्लासरूम में मैं पढ़ा रहा हूं, दूसरा क्लासरूम में वही टेक्नोलॉजी यूज हो जरूरी नहीं है, उन्हीं स्टफ ऑफ स्टूडेंट्स के साथ वो ये भी जरूरी नहीं है, या उसी तरीके से यूज हो वो भी जरूरी नहीं है। इसलिए प्रॉब्लम में डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, क्लास टू क्लास, प्लेस टू प्लेस एंड इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। इसलिए उस बदलते परिवेश में हमें सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि पेडागॉजी को हम 21st सेंचुरी लर्निंग स्किल्स के साथ कैसे रिलेट करें। यदि क्लासरूम में मुझे कहा गया कि डैफोडिल्स पढ़ाना है विलियम वर्ड्सवर्थ का, और पूरे भारत में कहीं डैफोडिल्स होता ही नहीं है, तो उस इंग्लैंड में होने वाले डैफोडिल्स को मैं भारत के उस बच्चे को कैसे बताऊं जो ट्राइबल एरिया से आता है, जिसको डैफोडिल्स की कोई कल्पना ही नहीं है, और फोटो दिखा के मैं बताता हूं ये डैफोडिल है, तो मुझे कहीं ना कहीं डैफोडिल को वहां उपलब्ध संसाधनों के साथ, वहां उपलब्ध रिसोर्सेस के साथ, वहां उपलब्ध दूसरे फूलों के साथ उसको कोरिलेट करना पड़ेगा, तब जाके मैं उसको वो चीजें पढ़ा पाऊंगा। जब हम इस तरीके के दूसरे किसी देश की संस्कृति या सभ्यता को पढ़ाते हैं, जैसे हमारे यहाँ का द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स को यदि इंग्लैंड में या अमेरिका में पढ़ाना पड़ा और वहां कोचम्मा बोलना पड़ा, तो कोचम्मा उनको लगेगा व्हाट इज कोचम्मा। सो व्हेन दे आस्क व्हाट इज कोचम्मा, देन आई हैव टू टेल देम इफ यू गो टू साउथ दे ऐड अम्मा इन द नेम ऑफ ऑल द फीमेल्स एंड अप्पा इन द नेम्स ऑफ ऑल द मेल्स, सो दैट्स व्हाई इट्स कोचम्मा एंड इट्स कोचप्पा। इट्स अ काइंड ऑफ अ रेस्पेक्ट दैट वी ऐड एज अ सफिक्स इन द नेम्स ऑफ द पीपल। तब उनको समझ में आता है कि हाँ, अब समझ में आया कि आरती अम्मा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आरती जो है वो लेडी है, इसलिए अम्मा जोड़ रहा है। और यदि मैं मान लो पुष्कर है, पुष्कर अप्पा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि वो मेल है, इसलिए उसके नाम के सामने अप्पा जोड़ रहा है। तो एकदम से कल्चरल ट्रांजिशन जो होता है, कल्चरल परिवर्तन जो होता है, उसके लिए भी हमें अपने स्टूडेंट्स को उस हिसाब से तैयार करने की जरूरत है, ताकि वो कल्चरल अपने आप को सशक्त कर सके। और बहुत सारे जो टूल्स हैं उनका भी हम लगातार उपयोग कर सके। और इसके बाद में ये है कि 4 तरीके के पेडागॉजीज जो हैं वो हैं, और 4 तरीके से पेडागॉजीज में है बिहेवियरिज्म, दूसरा है कंस्ट्रक्टिविज्म, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म और लिबरेशनिज्म। तो ये 4 पेडागॉजी का हम यूज करते हैं, जिसमें आप बहुत सारे पेडागॉजीज का यूज कर चुके हैं। बिहेवियरिज्म जो है वो टीचर सेंटर्ड लर्निंग है, जहां टीचर केंद्र में होता है, कि टीचर जो है वो एक प्रवाचक होता है, प्रवचन देता रहता है, और प्रवचनकार हमेशा कहते हैं डू एज आई से, डोंट डू एज आई डू। प्रवचन कहने वाला हमेशा कहता है वैसा करो जैसा मैं कहता हूं, वैसा मत करो जैसा मैं करता हूं। तो किसी प्रवचनकार ने कहा कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध जो है वो आपको नष्ट कर देता है। और भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति विभ्रमात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो यदि ऐसा कह देता और पूछते हैं आप फिर दोबारा कि महाराज आपने क्या कहा, बोलता मैंने कहा क्रोध नहीं करना चाहिए। महाराज आपने फिर क्या कहा, मैंने कहा क्रोध नहीं करना चाहिए। महाराज आपने कहा, मैंने कहा क्रोध। अब ये महाराज है, इसीलिए कहा जाता है कि डू एज आई से, डोंट डू एज आई डू। तो हमें प्रवचनकार नहीं बनना है, बल्कि वी हैव टू बी द गाइड ऑन द साइड रादर देन a preacher on the stage। तो इसीलिए हमको प्रीचर नहीं बनना है, बल्कि स्टूडेंट्स के बीच में जाने की जरूरत है। और इसीलिए लेक्चर बेस्ड लेसन्स हम लगातार करते रहते हैं, जो कि हमारा बिहेवियरिज्म है। कंस्ट्रक्टिविज्म जो है वो ये कहता है कि एक पेडागॉजी जो है, जो इनविजिबल है, जो दिखाई नहीं देती, वो भी चलती रहती है, जहां
एक बच्चा जो है वो सेंटर में होता है, और ये सेंटर में जब बच्चा होता है तो कंस्ट्रक्टिविज्म उस बच्चे के हिसाब से हम बहुत सारी चीजें कर लेते हैं। आज का जमाना जो है वो कस्टमाइज्ड है। यदि आप कोई भी चीज चाहते हैं, आप अपना वैलेट भी खरीदना चाहते हैं, वो भी कस्टमाइज हो जाता है। आप अपना मोबाइल का कवर लेना चाहते हैं, वो भी कस्टमाइज हो जाता है। तो हम हर चीज को उस बच्चे के लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से कस्टमाइज करने की जरूरत है, और जैसे ही हम कस्टमाइज करते हैं तो वो जो एप्लीकेशन है वो पर्टिकुलर बच्चे के लिए होगा, दूसरे बच्चे के लिए कुछ और होगा, तीसरे बच्चे के लिए कुछ और होगा। तो आप जो है एक बिल्डर भी हैं, आप एक इंजीनियर हैं, एक बच्चे का पूरा उसके नेचर के हिसाब से आपने पेडागॉजी को उसके हिसाब से उसको कंस्ट्रक्ट कर दिया, तो आपका मोड ऑफ टीचिंग एंटायरली उस पर्टिकुलर बच्चे के लिए बदल गया। तो हमारे क्लासरूम में जितने बच्चे इस तरीके के हैं तो उनके लिए हम कंस्ट्रक्टिविज्म का यूज कर सकते हैं। फिर तीसरा जो है वो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म है, जहां पर हम दोनों को ब्लेंड कर देते हैं, जहां हम टीचर गाइडेड और स्टूडेंट सेंटर, स्टूडेंट का सेंटर तो जरूर होता है लेकिन उसको गाइड करने वाला जो है टीचर हो जाता है। मतलब यहाँ पर टीचर की भूमिका जो है वो फैसिलिटेटर की हो जाती है। टीचर जस्ट फैसिलिटेट्स द थिंग, ही कीप्स द थिंग्स मूविंग। वो चीजों को मूव करने की कोशिश करता है, और करने वाले जो हैं, कर्ता जो हैं, वो केवल और केवल कौन होता है? स्टूडेंट होते हैं। बिल्कुल महाभारत के युद्ध के जैसा जो करता है वो अर्जुन होगा और कृष्ण जो है वो केवल गाइड करेंगे। तो क्लासरूम में हमारा टीचर कृष्ण बन जाएगा और जो करने वाले सारे बच्चे हैं वो सारे हमारे अर्जुन बन जाएंगे इस मेथोडोलॉजी में, जिसको आप सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म कहते हैं। और उसके बाद आता है लिबरेशन, और लिबरेशन में संस्कृत में बहुत अच्छा वर्ड है सा विद्या या विमुक्तये। तो विद्या ऐसी हो जो मुझे विमुक्त कर सके, लिबरेशन की ओर ले जा सके। तो यहाँ लिबरेशन वो है कि इसमें आप डेमोक्रेटिक रूप रहेगा ऑफ द स्टूडेंट्स, बाय द स्टूडेंट्स एंड फॉर द स्टूडेंट्स। जब डेमोक्रेसी में हम कहते हैं ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, यहाँ पीपल को रिप्लेस कर दीजिए, ऑफ द स्टूडेंट्स, बाय द स्टूडेंट्स और फॉर द स्टूडेंट्स कर दीजिए, तो डेमोक्रेटिकल अप्रोच हो जाएगा, जहां स्टूडेंट्स की वॉइस सुनी जाएगी। पहले तो हम स्टूडेंट्स की वॉइस नहीं कहते थे, और अंग्रेजी में हम कहते हैं कि जो सबाल्टर्न होते हैं उनकी वॉइस नहीं होती। कैन सबाल्टर्न स्पीक? क्या सबाल्टर्न बोल सकते हैं? हाँ, बोल सकते हैं, लेकिन आप सुनते नहीं हैं। हमारे कान पक गए हैं, उनको सुनना नहीं पसंद करते। तो हमारे जो सबाल्टर्न स्टूडेंट्स हैं उनको मार्जिन से लेके हमें सेंटर में लाने की जरूरत है, और जैसे ही वो सेंटर में आ गए टीचर जो है वो पेरीफेरी में घूमता रहेगा, और इसलिए स्टूडेंट जो है वो टीचर का रोल प्ले करते हैं। और इसलिए नायक कहता है पीयर टीचिंग। पीयर टीचिंग की बात करता है कि जो टॉट है वही टॉट उसी टॉट को पढ़ाएगा, वहीं से बच्चा निकलेगा ऑफ द स्टूडेंट्स, जो पढ़ाएगा बाय द स्टूडेंट्स, और जिनके लिए पढ़ाएगा वो फॉर द स्टूडेंट्स। तो यहाँ जाके डेमोक्रेटिक अप्रोच हमारा हो पाएगा। और इनोवेटिव पेडागॉजीज जो हैं, जिसपे आपका ये ब्लेंडेड लर्निंग है, जिसपे आप ब्लेंड करते हैं। दूसरा गेमिफिकेशन है। बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जहां आप गेम्स का भी उपयोग कर सकते हैं। क्लासरूम को एक लाइवली रूम बनाने की जरूरत है। एक ऐसा रूम नहीं बनाना है जहां पर ग्रेवयार्ड हो और पूरी शांति हो और कोई भी ना। बच्चे यदि मोबाइल लाए हैं, और आज के जमाने में हम कहते हैं, पहले तो हम लिखते थे मोबाइल वर्जित है, और आज मोबाइल अर्जित है। तो जो अर्जित है उस अर्जित का उपयोग कितना हम कर पाते हैं वो भी हमें जानने की जरूरत है। इसलिए गेम्स भी यदि बच्चा खेल रहा है तो उसको भी ऐसा गेम्स खिलाइए जिसमें कि उसका अध्ययन अध्यापन भी हो जाए, वो गेमिफिकेशन करने की जरूरत है। और कंप्यूटेशनल थिंकिंग में यह है कि कंप्यूटेशनल थिंकिंग से लगातार हम टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड होकर हम अपने ब्रेन को कितना और शार्प करके वो जो प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और एक्सपीरियंशियल लर्निंग, जितना हम एक्सपीरियंस करेंगे, जितना एक्सपेरिमेंट्स करेंगे और जितना बाहर निकलेंगे, जितना सोसाइटल नीड को बढ़ाएंगे। जैसे लोग कहते हैं और नायक भी कहते हैं कि आपके यहाँ एक लैंग्वेज लैब होना चाहिए। मैंने एक पीयर टीम के चेयरपर्सन से पूछा था कि सर आप इतनी अच्छी भाषा का उपयोग करते हैं, हिंदी और अंग्रेजी और अपनी खुद की मातृभाषा, आपने ये लैंग्वेज कौन से लैब से सीखी थी? तो उनके पास कोई आंसर नहीं था। और मेरा मानना है कि सोसाइटी से बड़ा कोई लैब होता ही नहीं है दुनिया में जो आपको भाषा सिखा सकता है। वो केवल आपको इंटोनेशन, टोन, पिच बहुत अच्छा सिखा सकता है, लेकिन जो दीगर लोग होते हैं वो सारे के सारे मौके के हिसाब से कैसे बात करना चाहिए वो जितना अच्छा सिखा सकते हैं, वो जितना आपको लैंग्वेज में ट्रेन कर सकते हैं, उतना लैंग्वेज लैब ट्रेन नहीं कर सकता। इसीलिए हमको एक्सपीरियंशियल लर्निंग करने की जरूरत है। और मल्टी लिटरेसीज, मल्टीप्लेक्स में हम फिल्म देखने जाते हैं, मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग में रहते हैं, और उसी तरीके से हमारे अंदर भी मल्टी स्किल डेवलप होना चाहिए कि हम खाना भी खा रहे हैं, साथ ही साथ टाइप भी कर रहे हैं, कुछ और भी सोच रहे हैं। और एक आदमी कई सारे काम कर सकता है एक
ही समय पे, वो एक ही समय में जो हमारी भूमिका है वो भी बदलनी चाहिए। और इसीलिए इनोवेटिव पेडागॉगिस्ट ने ये भी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप कैसे यूज करें। बहुत सारे टूल्स हैं जिसका आप यूज करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके आप टीचिंग को बढ़ा सकते हैं। जहां लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ स्टूडेंट्स जो है, जिसको हमने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा हो सकता है, वो सारी चीजें उसके सामने होती हुई दिखती हैं। और खास करके आप स्कूलों में देखा होगा, स्कूलों में जब बच्चों को पढ़ाते रहते हैं और एलिफेंट कहते हैं तो क्लासरूम के अंदर एक एलिफेंट एआई की टेक्निक से आ जाता है। और यदि उसको आप कहते हैं सी फॉर और कुछ कहते हैं तो वो भी चीजें आ जाती है। तो जो जो टेक्नोलॉजीज हैं, उस टेक्नोलॉजीज के साथ आप अपने आप को कैसे मिंगल करते हैं, मिक्सअप करते हैं, और कैसे आप टेक्नोलॉजी को अपने अंदर में मिलाकर एक होमोजीनियस मिक्सचर देते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्नोलॉजी तो है, लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ आपका अप्रोच यदि कोऑर्डिनेटेड, कोलैबोरेटेड और कंबाइंड नहीं होगा तो वो हेट्रोजीनियस हो जाएगा। इसलिए हेट्रोजीनियस मतलब विषमांगी से हमें समांगी मिश्रण की ओर जाने की जरूरत है। और मैडम भी केमिस्ट्री की बैठी हुई है, साथ ही साथ मुझे लग भी रहा है कि ह्यूमन सेंटर्ड अप्रोच होना चाहिए। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर में जो ह्यूमन एलिमेंट है, हम सारे लोग को पैदाइशी ह्यूमन बीइंग है, लेकिन हमें ये भी जरूरत है कि देयर इज अ लॉन्ग गैप बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड बीइंग ह्यूमन। हमें ह्यूमन बीइंग से बीइंग ह्यूमन की ओर जाने की जरूरत है। और जब बीइंग ह्यूमन की बात करते हैं तो हमारी टीचिंग स्टूडेंट के सेंटर पे होना चाहिए और उनके वैल्यूज, उनके एथिक्स, उनके नीड्स, उनके डिमांड्स, उसके हिसाब से हमें ह्यूमन सेंटर्ड करने की जरूरत है। और जहां पर हम यूजर पे फोकस करेंगे, इसलिए हम कहते हैं आपका जो मोबाइल है वो यूजर फ्रेंडली है, आपने जो फ्रिज खरीदा वो भी यूजर फ्रेंडली है, क्योंकि उसमें इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं है। आजकल बहुत सारी चीजें यूजर फ्रेंडली हैं कि आपको वो फ्रेंड के जैसा ट्रीट करता है और आपके केवल आने के पश्चात से ही वो प्रारंभ हो जाता है। आप जैसे ही उससे दूर होते हैं वो बंद हो जाता है, तो वो यूजर फ्रेंडली हो गए हैं आप। तो इसलिए यूजर फ्रेंडली ह्यूमन अप्रोच है। फिर लर्निंग थ्रू ओपन डेटा। आज के जमाने में डेटा इतना है, जब हम रिसर्च करने जाते हैं तो इतने सारे डेटा हमारे पास अवेलेबल हैं, और इस डेटा के जंजाल में वो बच्चा तय ही नहीं कर पाता कि उसे किसको एसिमिलेट करना है और किसको नहीं करना है। वहां पर वो जो सुपरवाइजर है, वहां पर वो जो गाइड है, जिसका इमोशनल इंटेलिजेंस है, जिसके पास इंटेलिजेंट कोशेंट है, जिसके पास सोशल रिलेवेंस है, जिसके पास स्पिरिचुअल कोशेंट है, जिसके पास साइकोलॉजिकल कोशेंट है, वो सारे चीजों को उसमें बताएगा कि उस ओपन डेटा में से किस डेटा को यूज किया जाए और किस डेटा को यूज न किया जाए। इसलिए एज अ टीचर यूजिंग ओपन डेटा और हाउ टू यूज दैट ओपन डेटा विद अ पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट, विद अ पर्टिकुलर सिचुएशन, और परसेप्शन क्या होगा ये भी तय करने की जरूरत है। और उसके बाद एंगेजिंग विद डेटा एथिक्स। एथिक्स ये होता है कि आज इस महाविद्यालय में मैं हूं और मैंने इस महाविद्यालय में काम किया और मेरा ट्रांसफर किसी दूसरे महाविद्यालय में हो गया और मुझे इतना गुस्सा लगा कि उस कंप्यूटर में जितना डेटा था जाने के पहले मैंने पूरा डिलीट कर दिया, भाड़ में जाए कॉलेज, और मैं दूसरे कॉलेज में चला गया, तो मुझे उस दुख के कारण मैंने पूरा डेटा हटा दिया। दिस इज नॉट डेटा एथिक्स। एथिक्स ये कहता है कि जब तक आप उस महाविद्यालय में रहे, उस महाविद्यालय के साथ जुड़े, उस महाविद्यालय के सीक्रेट्स को वहीं छोड़ाइए। अब दूसरे महाविद्यालय में आपने दूसरा कपड़ा पहना है तो उस दूसरे कपड़े के हिसाब से आपको काम करने की जरूरत है। और इसलिए डेटा जो है वो एंगेजिंग डेटा एथिक्स, वो भी हमारे अंदर एक वैल्यू सिस्टम है। हमें एथिक्स डेवलप करने की जरूरत है, एक फेथ डेवलप करने की जरूरत है। जब तक इंस्टीट्यूशन के साथ फेथ नहीं होगा, जब तक हमारे पेडागॉगिस्ट के साथ हमारा फेथ नहीं होगा, जब तक हमारा फेथ स्टूडेंट्स के साथ नहीं होगा, तब तक ये सारी पेडागॉगिस्ट केवल और केवल बोलने के लिए रह जाएंगी, लेकिन वो शायद अपना रूप धारण नहीं कर पाएंगे। और उसके लिए अगला है सोशल जस्टिस। हम सोशल जस्टिस को भी लें, और सोशल जस्टिस का सबसे बड़ा ये है कि जो सेक्सिज्म है, रेसिज्म है या एबलिज्म है, एक एबल है ये नहीं, ये बच्चे यही बैठेंगे, यही बोल सकते हैं आंसर, ये तो बोल नहीं सकते, अरे तुम क्या बोलोगे, तुम्हारे पुरखे नहीं बोल पाएंगे अंग्रेजी। ऐसे करके हमने यदि उसको एबलिज्म पे चैलेंज किया तो ये चैलेंज नहीं होना चाहिए। सोशल जस्टिस ये भी कहता है कि सारे के सारे स्टूडेंट्स बराबर हैं, और इसीलिए नैक ने उस डेटा को, उस मैट्रिक्स को हटा दिया जहां पर वो स्लो लर्नर और एडवांस लर्नर की बात करता है। बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, स्लो लर्नर किसे कहेंगे, एडवांस लर्नर किसे कहेंगे, किसको हम स्लो मानेंगे, किसको हम एडवांस मानेंगे। और मैं जब पूछता था कि स्लो लर्नर कौन है तो कहते थे सर 60% से जो कम आया वो स्लो लर्नर है। तो मैंने कहा मैं तो सबसे ज्यादा स्लो लर्नर हूं, पूरी जिंदगी में कभी फर्स्ट क्लास नहीं आया मैं तो, और मेरे माँ पिताजी तो थक गए फर्स्ट क्लास मेरा देखने के लिए, और मैं 57.7
7-5% लेके सबसे हाईएस्ट मेरा वही परसेंट था, तो मैं तो स्लो लर्नर हो गया। नहीं सर आप नहीं है। मैं बोला फिर दूसरा बच्चा क्यों हो सकता है 60% से नहीं जाए तो? परसेंट कौन सा पैमाना है स्लो लर्नर और एडवांस लर्नर को नापने का? हम में से कितने लोग हैं जो स्लो लर्नर थे और आज जाके किसी पद पे हम बैठे हैं, और जब पद पे हम बैठ जाते हैं तो कभी कोई हमसे प्रश्न नहीं पूछता कि आपका परसेंटेज कितना रहा है। तो स्लो लर्नर एडवांस लर्नर की हमको नापने की स्ट्रैटेजी क्या है? तो बहुत सारी चीजें ऐसी हुई थी जिसमें नैक ने भी उसको हटा दिया। तो इसीलिए जब नैक ने हटाया तो आप समझ लीजिए कि हमको सोशल जस्टिस को लेके आगे बढ़ने की जरूरत है। लर्निंग फ्रॉम एनिमेशन, मेरे इस पावर पॉइंट में भी आपको एनिमेशन दिख रहा है जहां पर वो फ्लाई होके नीचे से आता है, और इस एनिमेशन को आप बहुत सारी जगह में यूज कर सकते हैं। आप अपने टीचिंग में यूज कर सकते हैं। पहले हमारे पास OHP होता था, ओवरहेड प्रोजेक्टर, उसमें हम ट्रांसपेरेंसी यूज करते थे और एक व्हाइट पेपर बीच में लगा देते थे कि ऊपर का दिखाई दे, और जैसे ही वो नीचे जाते थे तो व्हाइट पेपर को और नीचे करते थे। अब हमारे पास PPT आ गया है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, और मैं कहता हूं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन केवल और केवल एक टूल है आपके हाथ में। हम इधर से पढ़ते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, और यदि इधर से पढ़ते हैं वही ज्यादा कारगर है। प्रेजेंटेशन होना चाहिए, पॉइंटेड होना चाहिए, और उसमें जो पावर है वो बोलने वाले व्यक्ति में होता है, इसमें कुछ नहीं होता है। ये टेक्नोलॉजी में कुछ भी नहीं है। पावर तो आप अपने अंदर से जनरेट करते हैं, तब जाके आप पॉइंटेड बात करते हैं, तब जाके आपका प्रेजेंटेशन जो है वो लोग सुन पाते हैं। इसलिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में प्रेजेंटेशन होना चाहिए, पॉइंटेड होना चाहिए, लेकिन पावर उस टीचर से आना चाहिए। और इसलिए एनिमेशन को हम विजुअल और ऑडियो दोनों में यूज कर सकते हैं। फिर आता है मल्टी सेंसरी लर्निंग। यदि हमारी लर्निंग किसी सेंसस को अपील नहीं कर रही है, बहुत अच्छा गाना बज रहा है, कानों को अच्छा लगता है, बहुत स्वादिष्ट, ये मैडम ने एक बुक निकाला था मिलेट्स के ऊपर, मैं उसमें देख रहा था, उसको खाने से मेरी जीभ को बहुत अच्छा लगा। डॉक्टर भले कहता है कि आपको ये नहीं खाना चाहिए, लेकिन जीभ को अच्छा लगता है इसलिए हम खा लेते हैं। तो वहां भी मेरा सेंस काम करता है, आंखों से मेरा सेंस काम करता है, मेरे स्किन से मेरा सेंस काम करता है, मेरे स्मेल से मेरा सेंस काम करता है। तो यदि आप कोई चीज पढ़ रहे हैं उसमें आपके सेंसस इन्वॉल्व नहीं है तो वो नॉनसेंस हो जाएगा। इसलिए नॉनसेंस को सेंस में बदलने के लिए हमें मल्टी सेंसरी लर्निंग को बढ़ाने की जरूरत है, जहां एनकरेजिंग लर्नर टू यूज मोर देन देयर सेंसेस। तो हम इसलिए कहते हैं देयर इज अनदर सिक्स्थ सेंस। हम सिक्स्थ सेंस की भी बात करते हैं। 5 सेंसेस तो हमको मालूम है, एक सिक्स्थ सेंस भी हमारे पास होता है। तो वो सारे सेंसेस को हमें लगातार स्टिमुलेट करने की जरूरत है। सुबह उठ के मैंने चाय नहीं पिया तो हम कहते हैं यार शरीर में जान नहीं आई है, चाय पीने की जरूरत है, क्योंकि चाय जो है वो अंदर में जाके हमें स्टिमुलेट करता है। वो स्टिमुलेशन जो है उस स्टूडेंट्स का हमें लगातार करने की जरूरत है। और ऑनलाइन में तो आजकल इतनी लैबोरेटरीज आ गई हैं, अब जाके सही मायने में एजुकेशन जो है वो ऑनलाइन नहीं हुआ है बल्कि ऑन द लाइन हुआ है। आज हम ऑन द लाइन एजुकेशन में आए हैं ऑनलाइन के कारण। इसलिए लोग कहते हैं राइट टू एजुकेशन RTE। मैंने कहा नहीं, RTE की हमें जरूरत नहीं है, राइट टू एजुकेशन की जरूरत नहीं है। उसमें से 2 हटा दीजिए, बचा क्या? राइट एजुकेशन की जरूरत है, राइट टू एजुकेशन की जरूरत नहीं है। राइट टू एजुकेशन तो पहले से ही है, लेकिन एजुकेशन हमारी राइट नहीं हो पाई है। इसीलिए हम बहुत सारी चीजों में अपने आप को कमतर समझ रहे हैं, कमजोर समझ रहे हैं। और जब हम कमजोर कहते हैं तो वो कमजोर भी उल्टा पढ़ने की जरूरत है। कमजोर खुद कहता है कि आपने जोर कम लगाया है, इसीलिए आप कमजोर हैं। यदि आप जोर ज्यादा लगाए होते तो आप कभी कमजोर नहीं होते। और इसलिए ऑनलाइन लैब्स को हमें साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स के लिए और सारे के सारे महाविद्यालय को जिनके पास लैब अच्छा है दूसरों के लिए खोल देना चाहिए, ताकि रिसोर्स का हम शेयरिंग भी करें और उनके एक्सपर्टाइज को हम केयर भी कर सकें। और इसीलिए ग्रेटिट्यूड एज ए पेडागॉजी, ग्रेटिट्यूड ये है कि आज मैं जो कुछ भी हूं इसमें बहुत सारे लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, सहयोग दिया, हेल्प किया, गाइड किया, तो उन सब के प्रति मेरे मन में ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। वो ग्रेटिट्यूड जितना हम बढ़ाएंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। ग्रेटिट्यूड केवल लिविंग के कारण नहीं, नॉन लिविंग के प्रति भी ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। बच्चे स्कूल से आके बैग को ऐसा फेंक देते हैं, उसको बताना पड़ेगा कि ये बैग कितनी कीमती है, या ये पेन जो है वो कितनी कीमत का है। और ये पेन जब एग्जाम में नहीं चलता है तो पेन अपना कमाल बता देता है कि मेरे नहीं चलने से तुम क्या कर सकते हो। तो हम उस पेन के भी गुलाम हैं। तो इसलिए हमें हर चीज के प्रति अपने इस जीवन में ग्रेटिट्यूड हमारे मन के अंदर होना चाहिए, न कि व्यक्ति के प्रति, न तो वस्तु के प्रति, बल्कि प्रत्येक प्रति। और इस नथुन के प्रति भी हमें ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, मतलब अपने होने के भाव में भी हमें ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। वो ग्रेटिट्यूड भी हमें कंटेंट को अंडरस्टैंड कराने में मदद करता है। और पेडागॉजिकल अप्रोच में ये है कि पेडागॉजी को हम फोकस में लाके कैसे हम अपने चीजों को, एनवायरनमेंट को चेंज कर सकते हैं। उसी के आगे ये है डोमेन्स ऑफ लर्निंग नीड्स को मैं छोड़ देता हूं, मैं सीधा आता हूं लिंकिंग नीड्स विद ग्रेटिट्यूड। ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स जो हैं उसमें कहता है कि वो हाई लेवल
क्वालिटीज होती है, स्किल होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है, जहां स्टूडेंट जो है वो गेन करता है। और जब गेन की हम बात करते हैं तो स्टूडेंट्स को ये भी बताने की जरूरत है, नथिंग कैन बी गेन विदाउट पेन। सो पेन इज वेरी नेसेसरी टू गेन समथिंग, क्योंकि हर चीज जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलती है। आपको ऑक्सीजन भी फ्री नहीं मिलती, क्योंकि ऑक्सीजन जब आप लेते हैं तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना पड़ता है, तब जाके आप ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन भी फ्री नहीं है, आपसे वो कोई ना कोई काम कराती ही है कि कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ो तब मैं ऑक्सीजन अंदर जाऊंगी। तो कहां पर फ्री रहा? वो कहीं पर भी फ्री नहीं रहा। तो इसलिए हमें वो भी बताने की जरूरत है ग्रेटिट्यूड के प्रति। और सजेस्टिव पेडागॉगिक्स जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज के लिए करना है। तो आपके लिए सजेशन ये है कि आप क्या क्या कर सकते हैं। क्लासरूम लेक्चर कर सकते हैं, क्लास चॉक एंड टॉक कर सकते हैं। प्रोसीजरल नॉलेज आपको करना है तो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग आप करा सकते हैं। स्किल ओरिएंटेड कराना है तो ट्रेनिंग वर्कशॉप करा सकते हैं। अभी एमएसएमई के डीजीएम से मैडम ने बात की है, कमिश्नर मैडम ने, और उन्होंने कहा है कि आप एक प्रपोजल हमें भेजिए ताकि हम अपने महाविद्यालय के बच्चों को आपके साथ कोलैबोरेट करके इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप करा सकें, ताकि हमारे बच्चे इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप करके ये स्किल ओरिएंटेड बन सके और वो उनके जीवन में जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आता है उसको सॉल्व कर सके, क्रिटिकल थिंकिंग की ओर आगे बढ़ सके, क्रिएटिविटी को एनहांस कर सके, और सबसे बड़ी चीज कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप कर पाएं। यदि कम्युनिकेशन का स्किल नहीं होगा तो एस हटा देंगे तो बचा कम्युनिकेशन स्किल्स विदाउट स्किल्स। इसलिए रिसर्च रिलेटेड स्किल्स को डेवलप करना है, कोऑर्डिनेटिंग कोलैबोरेटिंग करने की जरूरत है, लीडरशिप रेडीनेस करने की जरूरत है, हमारे बच्चों को लीडर बनाने की जरूरत है। हर क्लास में हर दिन चॉक एंड टॉक ना करके, एक दिन चॉक एंड टॉक, एक दिन हम प्रोजेक्टर का यूज किए, एक दिन हमने डिस्कशन किया, एक दिन हमने डिबेट किया, एक दिन हमने कंटेंट एक ग्रुप को दे दिया, उस ग्रुप को सामने में बुलाया और उस ग्रुप के प्रत्येक बच्चे से कहा कि आज आपको बोलना है, तो हमने बोलने का मौका दिया, उनको मंच दिया। जैसे आज मुझे मंच मिला वैसे हम बच्चों को भी अपने कक्षा में मंच दे सके। तो हर तरीके से हर दिन आपकी टीचिंग मेथोडोलॉजी, टीचिंग पेडागॉगी जो है वो चेंज होती चली जाएगी, और बच्चे को भी वही चाहिए कि मेरा टीचर चेंज होता चला जा रहा है, टीचर मुझे हमेशा वो चीजें दे रहा है जो मैं चाहता था। तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि ये जो है ये बढ़ जाएगी, लर्निंग हाउ टू लर्न स्किल्स। और जब आप बच्चों को इस तरीके के स्किल्स देंगे तो उसमें सीखने की प्रवृत्ति लगातार बढ़ती जाएगी, और उससे ये होगा कि बच्चा आगे चलकर डिजिटल लिटरेसी स्किल्स को सीख जाएगा और मल्टी कल्चरल कॉम्पिटेंस उसमें डेवलप हो जाएगा। तो बेसिकली हमारे एजुकेशन का मुख्य मकसद क्या है कि बच्चे में हम कॉम्पिटेंसी डेवलप कर सकें, वो हमारा मकसद है, वो पूरा हो जाएगा। और इसलिए वैल्यू इनकल्केशन हो जाएगा, और जैसे वैल्यू इनकल्केशन होगा वो बच्चा ऑटोनोमस हो जाएगा, रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, अकाउंटेबल हो जाएगा। और फिर एनवायरमेंटल अवेयरनेस के बारे में आप बात कर सकते हैं, कम्युनिटी एंगेजमेंट की बात कर सकते हैं। कम्युनिटी एंगेजमेंट केवल एनएसएस का पार्ट नहीं है। कम्युनिटी एंगेजमेंट मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं तो मैं किसी एक मोहल्ले में जाके जहां बच्चे रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन करते हैं वहां मैं राइट प्रोनाउंसिएशन की ओर उनको मोटिवेट कर सकूं। मैंने कहा प्रिंसिपल ने घंटी बजाया तो कौन आया, तो उसने कहा चपरासी। मैंने कहा हिंदी में क्या कहते हैं? चपरासी। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? उसने कहा प्यून। मैंने कहा नहीं, उसको पियन कहते हैं, उसका प्रोनाउंसिएशन पियन होता है और वो PEON लिखाता है, तो वो पियन है, प्यून नहीं है। तो कहता है सर 90% लोग तो ऐसे ही कहते हैं। तो मैंने कहा 90% लोग कान से सुनते हैं गलत को और मुंह से उसी गलत को बोलते हैं, इसलिए अब तुम कान से सही सुनो ताकि तुम्हारे मुंह से भी सही चीज निकल पाए। तो ये भी एक कम्युनिटी डेवलपमेंट है जो हम कर सकते हैं। हिंदी में कर सकते हैं, हवा बह रही है, वो कहता है एक हवा बह रहा है कहता है, तो हमें वहां भी बताने की जरूरत है कि कहां पर कौन सा जेंडर का यूज करने की जरूरत है। और उसी तरीके से हमें सिंपैथी नहीं बल्कि एम्पैथी डेवलप करने की जरूरत है, परानुभूति डेवलप करने की जरूरत है। इस एम्पैथी पे भी हमारा एक वैल्यू एडेड कोर्स हो सकता है। तो इनोवेटिव पेडागॉगिक्स जो है, जिसमें मैंने फ्लिप क्लासरूम की आपसे पहले ही बात कर ली थी, ये फ्लिप क्लासरूम है। ये हमारा ट्रेडिशनल क्लासरूम है जहां टीचर ऐसे पढ़ा रहे हैं और यहाँ पर होमवर्क के रूप में स्टूडेंट्स को दे दिए हैं। और यहाँ पर जो है फ्लिप क्लासरूम में ये जो क्लासरूम है वो अपने घर पे आ गया, और जो हमारी क्लास है वहां पर वो सारे के सारे जो होमवर्क जो घर में करने थे वो टीचर के गाइडेंस में बच्चा करता है। और इसलिए होमवर्क के कारण ये होता है कि हम इस टेक्नोलॉजी में एक कर सकते हैं, नो होमवर्क टू नो होमवर्क। मेरा नो दूसरा है, पहला NO था और दूसरा KNOW था। नो होमवर्क, जब बच्चा कहता है नो होमवर्क,
कोई होमवर्क करने की जरूरत नहीं, उससे उसको KNOW होमवर्क की ओर ले जाए, जहां वो होमवर्क को एकदम मजे लेके कर सके। और आप कहें कि चल बेटा तेरे को मैं जवान दिखाता हूं, शाहरुख खान का फिल्म है, वो कहेगा नहीं शाहरुख खान की फिल्म आप देख लो, मुझे तो वो होमवर्क करने की जरूरत है। और टीचर ने मुझ पर इतना अकाउंटेबिलिटी दी है, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, इतना रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हूं मैं, और मेरे नहीं जाने से टीचर को बुरा लगता है, तो बेहतर है कि आप जवान देख लो, मैं तो वैसे ही जवान हूं और मैं टीचर की क्लास में जाऊंगा। दैट काइंड ऑफ एन एटीट्यूड हैज टू बी डेवलप्ड बैक एट माइंड विद द स्टूडेंट्स। और इसलिए बच्चा रोज सुबह उठ के जब आप स्कूल भेजते हैं तो कभी पेट दर्द, कभी इधर दर्द, कभी उधर दर्द कहता है, स्कूल जाने से रोकता है, और पीछे में क्या होता है कि वो होमवर्क किया नहीं होता है और जाएगा तो टीचर उसको पनिश करेंगी। इसलिए फ्लिप क्लासरूम हमारे लिए बहुत जरूरी है। और दूसरा जो टेक्नोलॉजी है वो आर्ट इंटीग्रेटेड है। आजकल बहुत सारे बच्चे जो हैं वो आर्टिस्ट हो रहे हैं। हमारे जो सपने कभी नहीं थे वो सपने सब हम अपने बच्चों से देख पा रहे हैं। हम गाना नहीं गा पाए तो हमारे बच्चे को गाना चाहते हैं, हम डांस नहीं कर पाए तो हमारे बच्चे को भेजते हैं, हम पेंटिंग नहीं कर पाए तो हमारे बच्चे को भेजते हैं, हम और कुछ नहीं कर पाए तो हमारे बच्चे को भेजते हैं। और 24 आवर्स में देखिएगा वो बच्चा आपका नहीं हुआ और बाकी सबका होकर रह जाता है। तो वो बच्चा जब आपका नहीं हुआ, आपके संगत में नहीं आया, आपके साथ में नहीं आया, तो आपने उस बच्चे के साथ में वो जो मोमेंट्स आपको एंजॉय करने थे वो कहां हुआ? तो एंजॉय नहीं हुआ तो वो एंड ऑफ जॉय हो गया। तो इसलिए एंड ऑफ जॉय को मत करिए, बच्चे का बचपन मत छीनिए, बल्कि उसको आर्ट जिस तरफ चाहिए उस तरफ ले जाइए। और आर्ट में यह है, उसको थिएटर में जाना है तो थिएटर में जाने दीजिए, उसको डांस में जाना है तो डांस में जाने दीजिए, उसको विजुअल आर्ट्स में जाना है तो वहां जाने दीजिए, म्यूजिक में जाना है तो म्यूजिक में जाने दीजिए। कोई जरूरी नहीं है म्यूजिक में गया तो वो कोई पंडित रविशंकर बन जाएगा या और कोई बन जाएगा, न भी बन सकता हो, लेकिन कम से कम अपने पैशन को तो वो जी सकता है। और इसीलिए हमको पैशन को पर्पस बनाने की जरूरत है। इसीलिए एक फेमस जापानीज बुक है जिसका नाम है इकिगाई। वो इकिगाई में ये कहता है, when you turn your purpose, your passion into purpose, that's an ikigai। और मेरा इकिगाई अलग हो सकता है, आपका इकिगाई अलग हो सकता है, इनका इकिगाई अलग हो सकता है। मैं जो चाहता हूं उसको यदि मैं कर पा रहा हूं अपने पास उपलब्ध समय में तो वो मेरा इकिगाई है। और इसलिए जापान में एक जगह है, वहां के लोग सबसे ज्यादा दुनिया में जीते हैं, 98 साल, 99 साल, 102 साल जीते हैं, क्योंकि उनके अंदर में वो इकिगाई है। तो हम सभी को अपना इकिगाई जानने की जरूरत है। और वही इकिगाई जो है वो आपको यदि मैं बताऊं तो वो है माटी शिल्प की कार्यशाला। और मैडम हंस रही हैं तो इन्हीं के महाविद्यालय का वो फोटोग्राफ है जहां माटी शिल्प की कार्यशाला आयोजित की गई थी। और इस माटी शिल्प की कार्यशाला में आप देखिएगा ये सारे गणेश जी की मूर्तियां बनी थी। और ये है एक्सपीरियंशियल लर्निंग, जहां पर आप पूरे आर्ट फॉर्म को ले आके बच्चों को इनफॉर्मल वे में टीच कर रहे हैं, हाउ टू कोलैबोरेट, हाउ टू कोऑर्डिनेट एंड हाउ टू कंबाइन विथ योर स्टडीज एंड योर पैशन। तो इस पैशन का सबसे अच्छा उदाहरण जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और इसी को कहते हैं आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग। और इसके आगे जो है वो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है। हम एनवायरनमेंट का प्रोजेक्ट देते हैं तो क्यों नहीं हम अपने अपने सब्जेक्ट्स में भी एक प्रोजेक्ट्स बच्चों को दे दें। हम बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स देते हैं जिसमें बच्चे बना लेते हैं साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो बच्चे पूरे साइंटिस्ट को ले आते हैं। कभी एक ऐसा प्रोजेक्ट दीजिए साइंटिस्ट ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड साइंटिस्ट ऑफ इंडिया, तो पता चलेगा कि हमारे इतने साइंटिस्ट थे। आज ही सुबह बात हो रही थी कि आजकल जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें वेदों से ली गई हैं। और हमारे इसरो के चीफ ने भी एक कॉन्वोकेशन में कहा था कि हमारे यहाँ वेदों में वो सारी चीजें लिखी गई हैं जो आज वेस्टर्न वर्ल्ड हमको आईना दिखा के कहता है ये तो हमने किया है, वो सब हमारे वेदों में कई साल पहले से लिखी गई थी। और इसीलिए मैक्स मुलर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जहां एक जर्मन मैक्स मुलर आता है, बनारस में रहता है, संस्कृत सीखता है, सारे वेद सारे उपनिषद पढ़ता है और एक बुक लिखता है इंडिया व्हाट इट कैन टीच अस। और उसमें वो कहता है इफ यू एनकाउंटर एनी प्रॉब्लम एनीवेयर इन द वर्ल्ड यू कैन हैव द सॉल्यूशन ओनली एंड ओनली एंड ओनली इन इंडिया। और इसीलिए मैडम के कॉलेज में वीवाईटी में उन्होंने इंडियन नॉलेज सिस्टम पे एक एफडीपी किया था। 7 दिन की पूरी एफडीपी थी जिसमें पूरा का पूरा इंडियन नॉलेज सिस्टम को उन्होंने पूरा आपके सामने खोल के रख दिया था। जो कॉस्मिक वर्ल्ड की बात करते हैं वो पूरा का पूरा कहीं ना कहीं आपके वेद में पहले से ही विद्यमान है। तो वो सारी चीजें हम देख पा रहे हैं। इसलिए प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करने की जरूरत है जिसमें स्टूडेंट के वॉइस कर सकते हैं, स्टूडेंट अपना चॉइस ले सकता है। ये नहीं कि टीचर ही दे दे तभी वो माने, बल्कि वो अपने चॉइस का सब्जेक्ट ले सकता है, कोलैबोरेशन कर सकता है, उसमें उसकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स बढ़ जाएगी, स्टैंडर्ड ऑफ कंटेंट एंड नॉलेज डेवलप हो जाएगा और ऑथेंटिसिटी भी होगी, जहां पर स्टूडेंट अपने आप को एक ऑटोनोमस लर्नर के रूप में आपके सामने रख सकता है। इसके अलावा जो दूसरा है कटिंग एज। हम कहते हैं आप में कटिंग एज क्या है?
तो मैं कहता हूं आई एम हाईली कॉम्पिटेंट एज फार एज टेक्नोलॉजी इज कंसर्न, दिस इज माय कटिंग एज, और मेरा कटिंग एज दूसरे के कटिंग एज से अलग होगा। तो वो जो कटिंग एज है मेरा, जहां स्टूडेंट जो है वो टेक्नोलॉजी में एंगेज हो जाते हैं, तो ये कटिंग एज है जहां चैलेंज दें कि स्टूडेंट्स हैव हाई एक्सप्लेनेशन दें ताकि स्टूडेंट्स एक्वायर न्यू नॉलेज स्किल्स, उसके बाद हम मॉडलिंग करें, स्टूडेंट्स नो हाउ टू अप्लाई, फिर हम उसको क्वेश्चनिंग करें, स्टूडेंट्स में थिंक हार्ड और फीडबैक लें ताकि स्टूडेंट से हमको वो चीजें समझ में आए। और इसीलिए जो कटिंग एज है वो ये है, एक्सप्लोर एजुकेशनल रिसर्च, डिसेमिनेट डाइवर्स डिवीजन एंड ओपिनियंस, गैदर क्रिएटिव स्कॉलरशिप और एनकरेज इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी, यही कटिंग एज है। और इस एज की परिभाषा ये है, तो हमें भी एक टीम बनाने की जरूरत है अपने महाविद्यालय में, और टीम की परिभाषा होती है टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर, दैट्स व्हाट इज टीम। तो इसलिए हमको वैसे टीम बनाने की जरूरत है, और इसलिए क्रिटिकल पेडागोगिकल अप्रोच भी है, ये ट्रेडिशनल मोड ऑफ प्रैक्टिस है, और ये क्रिटिकल पेडागोगी है कि हम ट्रेडिशनल मोड से क्रिटिकल पेडागोगी में क्या आते हैं, यहाँ एम्फेसिस ऑन इंस्ट्रक्शन क्लासरूम मैनेजमेंट है, डिसिप्लिन है, हाउ टू स्किल डेवलपमेंट है, यहाँ एम्फेसिस है ह्यूमन बीइंग्स पे, उनके नीड्स पे, उनके डिमांड्स पे, उनके कॉन्टेक्स्ट पे। तो इसीलिए जो मैंने कहा था आपको कि डैफोडिल्स मुझे कैसे पढ़ाना है, तो डैफोडिल्स को जब तक मैं सरगुजा के या बस्तर के उस टोकापाल के उस बच्चे के साथ रिलेट नहीं करूंगा, तब तक मेरा पढ़ाना किसी काम का नहीं है, कोई मतलब का नहीं है। जब तक मैं उसके रूट के साथ, उसके लोकल के साथ ग्लोबल को नहीं जोड़ूंगा, तब तक मैं उस बच्चे को ग्लोबल अप्रोच में नहीं ले जा पाऊंगा। इसलिए मुझे लोकल के साथ ग्लोबल को जोड़ना होगा। इसलिए हम कहते हैं कि आप जब उपनिषद से वो लेते हैं और कहते हैं कि आपको जो सारी स्टडीज है वो सब स्टडीज उसको कराने की जरूरत है, और उसीलिए ये मोड्स ऑफ टीचिंग है जहां पर डिस्टेंस लर्निंग है, ब्लेंडेड लर्निंग है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, ये मोड्स ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग है। इसके बाद ऑफलाइन के जो मोड्स ऑफ टीचिंग है वो भी आपको यहाँ पर पूरे के पूरे एक लिस्ट दे दी गई है। फिर इसके बाद रिसर्च को भी एक पेडागोगी के रूप में ले सकते हैं, रिसर्च को ओरिएंट कर सकते हैं, रिसर्च का कल्चर हमारे यहाँ डेवलप करने की जरूरत है। यदि कोई रिसर्च ओरिएंटेड नहीं है तो उसको उस ओर ओरिएंट करने की जरूरत है। क्या जरूरी है कि केवल एक ही डिपार्टमेंट रिसर्च करे, बाकी नहीं कर पाता, तो इसीलिए हमें सारे लोगों को रिसर्च ओरिएंटेड बनाने की जरूरत है। और इसलिए इसमें कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस होता है जब वो कोई काम करता है, उसको रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन होता है जब वो ऑब्जर्व करता है, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन होता है जब वो थिंक करता है, और एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन होता है जब वो प्लान करता है। तो इन सारे चीजों को हमको रिसर्च को भी एज ए पेडागोगी लेनी है, और इसको मैं हटाता हूं। कैपेसिटी बिल्डिंग पेडागोगीज जो है उसमें यह है कि हमको लगातार प्रॉपर ट्रेनिंग करने की जरूरत है, लगातार एफडीपीस करवाने की जरूरत है, लगातार टीचर्स को ओरिएंटेड करने की जरूरत है। सर्टिफिकेट्स के लिए कभी कोई काम मत करिए, बल्कि ऐसा काम करिए जिसमें आप अपने आप को सर्टिफाई कर पाए। किसी का सिग्नेचर आपको क्या सर्टिफाई करेगा, बल्कि आप अपने सिग्नेचर को ऑटोग्राफ जिस दिन बना लेंगे उस दिन आप अपने आप को सर्टिफाई कर लेंगे। इसलिए हम सारे टीचर सर्टिफिकेट के पीछे पड़ते हैं। तो मेरा आपसे अनुनय निवेदन है कि सर्टिफिकेट्स के पीछे कभी मत पड़िए, आप आगे चलिए, सर्टिफिकेट्स आपके पीछे पीछे वैसे ही आ जाएंगे। कोई दूसरा हस्ताक्षर आपको क्या सर्टिफाई करेगा, जिस दिन आपका सिग्नेचर खुद ऑटोग्राफ बन जाएगा, आपको ये सारी चीजें अपने आप आने लग जाएंगी, आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो जाएगी। और ये कैपेसिटी बिल्डिंग है जहाँ मॉनिटरिंग है, नीड बेस्ड है, डिजाइन है, इंप्लीमेंटेशन है, और उसी के साथ उसके लिए चाहिए कम्युनिकेशन स्किल्स भी चाहिए, प्रेजेंटेशन स्किल्स भी चाहिए। इसलिए हमने नैक के समय में प्रिंसिपल और आईक्यूएससी कोऑर्डिनेटर्स का प्रेजेंटेशन स्किल्स का भी वर्कशॉप रखा था, ताकि प्रेजेंटेशन अच्छा हो, नॉलेज का एनरिचमेंट हो सके, लाइब्रेरी के रिसोर्सेज को हम यूज कर सकें, डिजिटल लाइब्रेरी में कन्वर्ट कर सकें, जो ओपन रिसोर्सेज है उसको ले सकें, जो ई कंटेंट है, डिजिटलाइज कंटेंट है उसको यूज कर सकें, उसको बच्चों तक पहुंचा सकें, उनके मोबाइल में वो डिजिटल कंटेंट उपलब्ध हो वो हम कर सकें, क्लास का मैनेजमेंट बड़े अच्छे तरीके से कर सकें, इवैल्यूएशन और असेसमेंट में लगातार रिफॉर्म कर सकें, एम्पैथी, मोटिवेशन और डिजिटल टेक्नोलॉजी का लगातार यूज कर पाएं। इसीलिए फैकल्टी मेंबर्स ऑफ एचईआई उनको क्या करने की जरूरत है, उनको अपने परफॉर्मेंस में लगातार इंक्रीज करने की जरूरत है। लर्निंग अबाउट द फील्ड्स एंड फ्रंटियर्स, किस किस परिस्थिति में हम आ रहे हैं उसमें भी हमें आना चाहिए। हो सकता है मैं बहुत बड़े महाविद्यालय से आया और एकदम से मेरा ट्रांसफर किसी छोटे महाविद्यालय में हो गया, तो मैं अपने आप को उस महाविद्यालय में कैसे एडजस्ट कर पाऊंगा, ये एडाप्टेबिलिटी भी
मेरे अंदर आनी चाहिए, तो एडाप्टेबल स्किल्स भी मुझ में होना चाहिए। और कोरोना के समय में हम सारे अवसाद में थे और बहुत सारे लोगों ने उस अवसाद में भी अवसर को तलाश लिया, तो उनमें जो था वो एक और स्किल डेवलप हुआ जिसको हम कहते हैं एडवर्सिटी स्किल। तो एडवर्सिटी से कैसे निपटना है वो स्किल भी हमारे अंदर डेवलप होना चाहिए। और सबसे पहला जब चेंज आता है तो लर्नर जो है सबसे पहला टीचर होना चाहिए, फ्रंट में टीचर को रहना चाहिए और उसको इफेक्टिवली डेवलप करने की जरूरत है। इसलिए स्किल्स वर्सेस कॉम्पिटेंसी भी ये कहता है, स्किल्स जो है वो स्पेसिफिक जो एबिलिटीज है उसकी बात करता है, कॉम्पिटेंसी जो है वो एग्जांपल ऑफ नॉलेज एंड बिहेवियर है दैट एक्सटेंड्स बियॉन्ड स्किल। तो हमें स्किल से आगे भी देखने की जरूरत है और स्किल से आगे देखने के लिए कॉम्पिटेंसी जो है वो हमारे सामने एक क्षितिज है जहां पर समुद्र और आकाश एक साथ मिलते हैं और वहां जाने की कोशिश करिए, उसका कोई अंत नहीं होता है। बिल्कुल वैसा ही जैसे रेगिस्तान में मृग मरीचिका होती है, मिरेज होता है, ये भी एक मिरेज है। कॉम्पिटेंसी हमको लगातार अपने अंदर में डेवलप करने की जरूरत है और इसलिए रोल ऑफ द टीचर इन 21st सेंचुरी में ये कहता है एक टीचर जो है वो फैसिलिटेटर है, नेविगेटर है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, कॉबलर है, सारे प्रोफेशन एक टीचर के अंदर हैं। वो काउंसलर भी है, कंटेंट क्रिएटर है, कोर्स डिजाइनर है, इवैल्यूएटर है और वो रिसोर्स इवैल्यूएटर भी है, आईसीटी एक्सपर्ट भी है। एक टीचर है और सारे स्किल्स उसके अंदर हैं। वो जैक ऑफ नन हो सकता है लेकिन मास्टर ऑफ ऑल होना चाहिए उसको। जब वो मास्टर ऑफ ऑल बनता है तब जाके हम फैकल्टी फीडबैक लेते हैं और फैकल्टी फीडबैक हमें नए टेक्नोलॉजी और नए पेडागॉजीज को इन्वॉल्व करने का मौका देती है। और जब इन्वॉल्व होता है तभी वो इन्वॉल्व होता है जब आप स्टूडेंट्स को अपने साथ इन्वॉल्व करेंगे, तब जाके नई पेडागॉजी जो है वो इवॉल्व होगी। इसलिए इन्वॉल्व करने की जरूरत है। इवॉल्व होने के लिए एवोल्यूशन तभी होता है जब आप लोगों को इन्वॉल्व कर पाएंगे, उनको इन्वॉल्व करने की जरूरत है। और इसीलिए टीचिंग इज मोर देन इंपॉर्टेंट नॉलेज, इट्स इंस्पायरिंग चेंज। तो हम टीचिंग में क्या करते हैं, हम चेंज को इंस्पायर करते हैं। और लर्निंग क्या है, लर्निंग इज मोर देन एब्जॉर्बिंग फैक्ट्स, इट्स एक्वायरिंग अंडरस्टैंडिंग। तो आप मेरी इस बात को समझ पाए होंगे, आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा और इसलिए इस महाविद्यालय के प्रति विशेष आभार कि उन्होंने मुझे इस ताले को खोलने की चाबी के रूप में मेरा इस्तेमाल एक की नोट स्पीकर के रूप में किया। तो मैंने अपना नोट जो है एक की के रूप में आपको दे दिया है। अब आगे की जो सत्र होंगे उन सारे सत्रों में हमारे जो अन्य वक्ता हैं वो सारे लोग अपनी बातों को रखेंगे। आपने मुझे मौका दिया, मुझे ध्यानपूर्वक सुना और आपने इतनी उमस भरी गर्मी में अपने पसीने को आत्मसात करते हुए मेरी बातों को भी आत्मसात किया। आपका विशेष आभार और धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप तो शब्दों के बाजीगर हैं। तो पसीना आपका भी निकला है और हम तो उससे ऊर्जित हुए हैं। तो वो पसीने की जो एक किसान के पसीने की सुगंध होती है उसी तरह से हम भी महसूस कर रहे हैं। और जिस तरह से एल किल से स्किल तक हम पहुँचे हैं उसी तरह से हमें भी आज आपका जो वक्तव्य सुनने को मिला और एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, कोलैबोरेटिव लर्निंग, एडेप्टिव लर्निंग, फ्लिप और गेमिफिकेशन लर्निंग के प्रोसेस से हम गुजरेंगे तो अपने अंदर का जो इकिनावा है वो हम शायद पहचान पाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं हमारे सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर DC अग्रवाल सर और चंद्रवंशी सर से निवेदन करती हूँ कि हमारे सर को एक छोटा सा स्मृति चिन्ह प्रदान करें, घनश्याम सर को। आइए सर। और एक छोटा सा प्रमाण पत्र भी और बैग। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारा चूंकि एक जो सेटन प्रोग्राम शेड्यूल था थोड़ा सा खिसका है तो लंच के लिए आपको एक लेक्चर का वेट करना पड़ेगा। आप सभी से निवेदन है कि अब हम डॉक्टर अंजलि अवधिया मैडम को बुलाने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद घनश्याम सर और होप इस तरह से आपके और भी लेक्चर्स हम आगे सुनते रहेंगे। थैंक यू सर।